नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉलीवुड के सबसे चर्चित यानी कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की एसआईटी को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि आर्यन के ड्रग्स की किसी साजिश में शामिल होने के प्रूफ भी नहीं मिले हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में मोहम्मद इमरान मलिक, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है, के खिलाफ एक आपराधिक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप में कथित तौर पर एक सुअर के चेहरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा की गई थी। न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और ये नोट किया गया कि ये एक ग्रुप एडमिन था और व्हाट्सएप ग्रुप का सह विस्तृत सदस्य भी था। मांजरेकर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिरीष गुप्ते ने तर्क दिया कि आपत्तिजनक दृश्य फिल्म का हिस्सा नहीं है और ट्रेलर को उस दृश्य से पहले ही खत्म कर दिया गया। इसके अलावा फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रमाणन के बाद रिलीज हुई है। उन्होंने कहा कि पॉक्सो अदालत का आदेश बिना सोचे समझे लागू किया गया। उन्होंने दावा किया कि फिल्म में अब ऐसा कोई दृश्य नहीं जो कहीं से भी पॉक्सो अधिनियम को आकर्षित कर सके। निर्माताओं के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किलों को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। पोंडा ने कहा कि आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस नहीं दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ अपराध का आरोप 7 साल से कम सजा का है। पीठ ने तब कहा, अंतरिम राहत के लिए मामला बनाया गया। अदालत ने राज्य और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया और मामले को 3 सप्ताह के बाद पोस्ट कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म के ट्रेलर में बच्चों के आपत्तिजनक चित्रण के संबंध में पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर में निर्देशक महेश मांजरेकर और मराठी फिल्म नाय वरण भात लोणचा कोण नाय कोणचा के निर्माताओं के खिलाफ 3 सप्ताह तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। जस्टिस पीबी वराले की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मांजरेकर, नरेंद्र हिरावत और श्रेयांश हिरावत की याचिका पर सुनवाई की। इसमें एक एनजीओ की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले पोक्सो कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट KUWG ने भी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एक अलग अपील दायर की थी। 31 जनवरी को मंत्रालय द्वारा सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चैनल के प्रसारण को प्रतिबंधित करने के कुछ घंटों बाद मीडिया वन ने एक याचिका के साथ एकल न्यायाधीश से संपर्क किया था। जमानत-ए-इस्लामी के स्वामित्व वाला चैनल उसी दिन बंद हो गया। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा निर्धारित प्रारंभिक दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने चैनल को प्रसारण की अनुमति देते हुए एक अंतरिम राहत दी, जिसे 2 मौकों पर बढ़ाया गया था। केरल हाईकोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मीडिया वन को दिए गए प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने वाले आदेश को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2003 की हत्या के मामले में 5 दोषियों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए हाल ही में कहा कि धारा 57 आईपीसी के तहत प्रदान किया गया लाभ अपीलकर्ताओं को केवल इस आधार पर नहीं दिया जा सकता कि वे लगभग 18 साल से जेल में रह रहे हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस ओम प्रकाश साथ की खंडपीठ अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वकील के तर्क से असहमत रही कि उन्हें धारा 57 आईपीसी के सहारा लेकर रिहा किया जा सकता है क्योंकि वे पहले से ही 18 साल से कारावास में हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 करोड़ रुपए के जनता के धन की धोखाधड़ी के संबंध में
आपराधिक कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग दायरा और पैमाने बढ़ गए हैं। ये देश को बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे होने वाला भ्रष्टाचार राजस्व को कम करता है, आर्थिक गतिविधि को धीमा करता है और आर्थिक विकास को रोकता है। जस्टिस राजीव गुप्ता की पीठ दुर्गा दत्त त्रिपाठी द्वारा दायर सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता को 17.27 करोड़ रुपए के गबन मामले में आरोपी बनाया गया है। NCLAT चेन्नई ने अनिल कुमार ओझा बनाम चंद्रमौली राम सुब्रमण्यम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ SLO इंडस्ट्रियल लिमिटेड और अन्य के मामले में ये माना कि निलंबित बोर्ड निदेशक के पास IBC के तहत एक समाधान पेशेवर नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने की शक्ति केवल लेनदारों की समिति COC और फिर निर्णायक प्राधिकरण AA में निहित है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल न्यायिक सदस्य और कांति नरहरि टेक्निकल टीम शामिल थी। NCLAT ने अपीलकर्ता द्वारा IBC की धारा 60(5) के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें न्याय निर्णायक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने अपीलकर्ता के आवेदन को धारा 60(5) के तहत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और माना कि निलंबित बोर्ड निदेशकों को आरोपी बदलने का कोई अधिकार नहीं है और अपीलकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गौतम थापर मैसर्स के खिलाफ एक ECIR दर्ज किया गया। अवंथा रियल्टी लिमिटेड, मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य ने 2017 से 2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाया। इससे यस बैंक को 466.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ने 3 अगस्त को आरोपी व्यक्तियों के कार्यालयों और आवासों पर छापा मारा और उसके बाद थापर को गिरफ्तार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को येस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में अवंथा ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने इस महीने की शुरुआत में उक्त याचिका को सुरक्षित रखने के बाद आदेश सुनाया। कोर्ट ने मामले में थापर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को सुना। प्रवर्तन निदेशालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अमित महाजन ने जमानत याचिका का विरोध किया। थापर को पिछले साल अगस्त में येस बैंक से लोन के रूप में मिले धन के हेराफेरी के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब के MRP पर खुदरा लाइसेंस धारियों द्वारा छूट या रियायतें देने पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई है। एडवोकेट संजय एबॉट, एडवोकेट तन्मया मेहता और एडवोकेट हनी उप्पल के माध्यम से दायर याचिका दिल्ली सरकार के उत्पाद, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा पारित 28 फरवरी 2022 के आदेश को चुनौती देती है। वैध L7Z लाइसेंस रखने वाले 5 निजी खिलाड़ियों द्वारा याचिका दायर की गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने दोहराया है कि प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 के सेक्शन 28 के तहत मैजिस्ट्रेट कोर्ट किसी शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकती जब तक कि इसे केंद्र या राज्य सरकार की ओर से अधिसूचित उपयुक्त प्राधिकारी ने पंजीकृत न किया हो। जस्टिस M नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने हाल ही में तालुका स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर धोंडीबा अन्ना जाधव और गोकक स्थित श्री धोंडीबा अन्ना जाधव मेमोरियल अस्पताल चलाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।